पवन सिंह तो आ गए एनडीए में, अब कुशवाहा वोटर आते हैं कि नहीं आते हैं, ये परीक्षा की घड़ी। शांत किशोर और उनकी जन सुराज ने सबकी नाक में दम कर रखा है, और अगर थोड़ी सी भी कहीं कोई गड़बड़ी रही, कोई मिस्टेक हुआ, तो फिर सत्ता से दूर होना पड़ेगा एनडीए को। तो पवन सिंह की आगे की राजनीति क्या होगी? बीजेपी में आ तो गए, लेकिन क्या चुनाव लड़ेंगे? चर्चा तो हो रही है कि उनको आरा से लड़ाया जाएगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने शाहबाद में अपनी पहली सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। आपको बताएं कि आज दिल्ली में पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने मिलाकर जो कुछ बातें चल रही थी, जो दुश्मनी थी, उसे खत्म कराने की कोशिश की है। गृह मंत्री अमित शाह का कुछ दिन पहले ही बिहार दौरा हुआ था और उसके बाद चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने ऑपरेशन बिहार की सियासत में शुरू कर दिया है। अब पवन सिंह का वापस बीजेपी में आना क्या राहत दिलाएगा, चुनाव को कितना प्रभावित करेगा, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। कैसे देख रहे हैं पवन सिंह की दोबारा बीजेपी में एंट्री को? देखिए, बीजेपी ने एक बहुत ही सुनियोजित योजना के तहत ये काम किया है, और भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह आए थे अभी यहाँ बिहार, और 2 स्थानों पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। एक डेहरी था और दूसरा बेगूसराय। तो इन दोनों जगहों पे उन्होंने जीत का मंत्र दिया, और बाकी जो कोर टीम थी पार्टी की प्रदेश की, उसके साथ भी उनकी मीटिंग हुई थी। तो उसमें जो वो बिसात बिछा करके और जो एक गाइडलाइन दे करके गए थे, उस पर काम बीजेपी ने शुरू कर दिया है। और उसके तहत जो पहला ऑपरेशन हुआ वो ये हुआ कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जो खाई पैदा हो गई थी, उसको समाप्त कर दिया। और पवन सिंह ने आज नई दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा के चरण छू करके जो सिकवे गिले थे वो सब भुला दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने भी उनको आशीर्वाद दिया। और ये सिर्फ इन 2 व्यक्तियों के बीच का विवाद नहीं था, ये एक तरह से कहिए कि 2 जातियों के बीच विवाद बन गया था, इसलिए ये बड़ा हो गया था। और उसका दुष्परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ा था, लोकसभा से लेकर के विधानसभा चुनाव तक। तो कोयरी यानी कुशवाहा और राजपूत जाति के बीच ये, जबकि दोनों पहले भाजपा के वोटर थे, भाजपा के समर्थक माने जाते थे, मगर पिछले लोकसभा चुनाव में पवन सिंह जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हो गए, भाजपा का आसनसोल से दिया हुआ टिकट ठुकरा करके, और काराकाट से वो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ उम्मीदवार हो गए। और इन दोनों के झगड़े में काराकाट का असर बगल के औरंगाबाद पर भी पड़ा, और औरंगाबाद जो चित्तौड़गढ़ कहा जाता है बिहार का, वहाँ से राजद ने अभय कुशवाहा को टिकट दे दिया। वो जदयू से गए थे वहाँ राजद में, और उनको टिकट दे दिया, वो सांसद बन के चले गए। ये पहली बार हुआ कि वहाँ से कुशवाहा जाति का कोई सांसद बना। तो ये नाराजगी थी, राजपूत वोटर जो गोलबंद हो गए काराकाट में पवन सिंह के साथ, उसका असर आरा में भी पड़ा, पूरे शाहबाद जोन में पड़ा, बक्सर में पड़ा, पूरे शाहबाद में पड़ा, और मगध के जहानाबाद और उसके बगल के औरंगाबाद और तमाम अगल बगल के क्षेत्रों में पड़ा। कुशवाहा वोटर सिमट गए राजद की ओर, राजपूत वोटर चले गए पवन सिंह के साथ, कुछ भाजपा के साथ रह गए। तो ये जो बिखराव हुआ वोटरों का, तो इससे एनडीए को भारी क्षति हुई विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी। इसके ये कैसे इसको जो मतभेद पैदा हो गए थे उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, इसके लिए भाजपा में बहुत उच्च स्तर पर मंथन चल रहा था। और उसी के तहत आपको याद होगा कि आनंद मिश्रा, जिनके चलते भाजपा बक्सर सीट हारी थी लोकसभा में, उस आनंद मिश्रा को जन सुराज से ला करके भाजपा में ज्वाइन कराया गया, शामिल कराया गया। ये पहला ऑपरेशन था। और दूसरा ऑपरेशन ये पवन सिंह का था, ये उससे बड़ा ऑपरेशन था, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बड़े पैमाने पर असर था। तो और इस बीच डेवलपमेंट इसमें ये हुआ था कि आरके सिंह मुखर हो गए
एकदम विरोधी तेवर में आ गए, बगावती सुर उन्होंने निकालने शुरू कर दिए और पार्टी नेतृत्व पर कई तरह के आरोप लगाए। और राजपूतों की बैठक में उन्होंने संकेत दिया कि राजपूत की जो उपेक्षा हो रही है एनडीए में, तो उसके खिलाफ संगठित होकर के एक अलग कोई फ्रंट या पार्टी बनाने की जरूरत है। इस पर विचार मंथन चल रहा था और उसके नायक होते पवन सिंह और राजकुमार सिंह उसके रणनीतिकार होते। बिल्कुल। तो ये जो जोड़ी बनी थी, उसके पहले पवन सिंह राजकुमार सिंह से मिल चुके थे, आर.के. सिंह से मिल चुके थे। आर.के. सिंह ने खुद कहा कि पवन सिंह आए थे, मिले और उन्होंने जो बातें बताई तो मैं भी सहमत हो गया कि उनकी गलती नहीं थी, उनसे जानबूझ के ये सब कराया गया। तो ये जोड़ी भाजपा ने तोड़ दी, जो एक नई शक्ति वहां उभरने की तैयारी हो रही थी और एनडीए के खिलाफ जो एक मोर्चा बनाने की बात हुई थी, उसको बड़ा झटका लगा है। और पवन सिंह, जैसा कि तावड़े जी ने कहा, विनोद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह पहले भी भाजपा में थे, अब भी भाजपा में हैं और भाजपा में ही रहेंगे। और एक फोटो निकल के सामने आया जिसमें सब लोग साथ थे और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वो ऋतुराज सिन्हा की थी, जो भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री हैं और अभी उनको बनाया गया है मगध और शाहाबाद का चुनाव प्रभारी। तो ऋतुराज सिन्हा पवन सिंह से ज्यादा करीब हैं। उसकी वजह यह है कि ऋतुराज सिन्हा के पिता जो हैं आर.के. सिन्हा जी, तो आर.के. सिन्हा जी ने ही पवन सिंह को भाजपा ज्वाइन कराया था और पवन सिंह के साथ बड़ा उनका आना जाना था। एक ही जिले के भी हैं, एक ही जिले के हैं और पवन सिंह बड़ा सम्मान करते हैं उनका। आर.के. कार्यक्रमों में नजर आते हैं। हाँ, उनके घर पर होली में हर कार्यक्रम में आते हैं। इस बार जनवरी में मकर संक्रांति पे कार्यक्रम था, उसमें भी आए थे। तो उस कनेक्शन का इस्तेमाल किया ऋतुराज सिन्हा ने और पवन सिंह से पहले बातचीत करके उनको सहमत कराया, तैयार कराया, फिर पार्टी नेतृत्व को भरोसे में लिया। विनोद तावड़े से बात हुई और इस मिलन समारोह के एक दिन पहले कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा के घर गए दिल्ली में दोनों नेता और वहां बातचीत करके उपेंद्र कुशवाहा को भी इसके लिए तैयार करा लिया गया और फिर अगले दिन जो हुआ वो सबके सामने है। तो ये ऑपरेशन जो है इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि अब उपेंद्र कुशवाहा की जवाबदेही बढ़ गई है। उनको अब अपनी क्षमता दिखलानी होगी, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। क्योंकि उस समय तो पवन सिंह के चलते कुशवाहा वोट बिखर गया, एनडीए से उधर चला गया। अब ये जिम्मेवारी आएगी उपेंद्र कुशवाहा पर कि वो नाराज होकर के एनडीए से गए कुशवाहा वोटरों को अपने साथ फिर से वापस एनडीए में ले आए। पवन सिंह तो आ गए एनडीए में, अब कुशवाहा वोटर आते हैं कि नहीं आते हैं ये परीक्षा की घड़ी है उपेंद्र कुशवाहा। और जो औरंगाबाद में जो जीते हैं अभय कुशवाहा, वो कितना इसमें दखल कर पाते हैं, कितना कुशवाहा वोटरों को अपने साथ जोड़े रखते हैं और कैसे उनको तोड़ करके फिर एनडीए के पाले में लाया जाए और पूरे उस मगध और शाहाबाद क्षेत्र में जहां 48 सीटें हैं उन सीटों पर कुशवाहा मतदाताओं की कई विधानसभा में तो बहुत अच्छी खासी तादाद है और निर्णायक मतदाता माने जाते हैं वो निर्णायक वोट फिर से एनडीए के पाले में आए, ये जिम्मेवारी अब निभानी होगी उपेंद्र कुशवाहा। पवन सिंह की आगे की राजनीति क्या होगी? बीजेपी में आ तो गए लेकिन क्या चुनाव लड़ेंगे? चर्चा तो हो रही है कि उनको आरा से लड़ाया जाएगा क्योंकि आरा राजपूत बहुत सीट है और भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। अभी भाजपा की सिटिंग सीट भी है। जो वहाँ के विधायक हैं उनको कहा जा रहा है कि वो उम्र अधिक हो जाने के कारण उनको रिटायर कराने की बात चल रही है। अब जब चीजें इस दिशा में आगे बढ़ी हैं तो जरूर पार्टी चाहेगी कि पवन सिंह का उपयोग किया जाए, मगर एक दूसरी भी संभावना है कि उनको फिर लोकसभा के लिए रखा जाए रिजर्व और अभी उनका पूरे बिहार में दौरा कराया स्टार प्रचारक के रूप में, क्योंकि पवन सिंह की फॉलोइंग बहुत है और न सिर्फ राजपूत नौजवानों में बल्कि दूसरे जातियों के नौजवान भी। तो राज्यसभा भी भेज सकती है बीजेपी उनको? हाँ, राज्यसभा भी जा सकते हैं, कलाकार हैं तो उस नाते जा ही सकते हैं वो।
और उनकी जो फॉलोइंग है वो एकदम पीछे उनके नौजवान दीवाना रहते और हर सभी जातियों हैं। हाँ, सभी जातियों के वो जहाँ जाते हैं वहाँ भीड़ जमा हो जाती है। उसके लिए प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पवन सिंह की ये हैसियत है। हालांकि वो कई विवादों में भी फंसते रहे हैं, मगर ये होता है कि कोई भी बड़ा आदमी विवादों में फंसता है तो और उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है। तो वही पवन सिंह के साथ हो रहा है। अब देखिए कि फिर अगला ऑपरेशन क्या होता है बीजेपी का उस क्षेत्र में। अच्छा, इसमें जो अभी अभी नए नए बिहार के चुनाव बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनका रोल आप कैसे देख रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान ने इस पूरे अभियान को एक तरह से कहिए कि लीड किया और उन्होंने ऋतुराज सिन्हा और विनोद तावड़े को आगे करके इस अभियान को इस मुकाम तक पहुंचाया। तो धर्मेंद्र प्रधान पहले भी रह चुके हैं बिहार के प्रभारी, तो इसलिए वो यहाँ के जातियों की संरचना, जातियों के समीकरण, क्षेत्रों के असर, कहाँ किसको कैसे सेट किया जाए, ये सब उनको अच्छी जानकारी है। उन्होंने बहुत मेहनत की थी जब वो थे यहाँ प्रभारी, तो संगठन के आदमी भी संगठन के आदमी रहे हैं वो। तो इसलिए उनको लगा कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बड़ी कमजोर स्थिति थी वहाँ शाहाबाद में और मगध में भी। ये एनडीए का एक बहुत कमजोर कड़ी मानी जाती है। मतलब हालात ऐसे थे कि 20 के चुनाव में तो पूरा एनडीए महज 2 सीट जीत पाया, 2 सीट जीत पाया 22 सीटों में। लोकसभा सब हार गए, सारा लोकसभा हार गए। उसके पहले के चुनाव में लोकसभा की सारी सीटें जीत गए एनडीए के साथ थी, मगर 19 के लोकसभा में 24 19 में सब जीता हुआ था, 24 में सब हार गए और विधानसभा भी हार गए 20 में। तो अगला ऑपरेशन कैसे देख रहे हैं कि अब क्या बीजेपी कर रही है? कि एक चीज तो साफ नजर आ रही है कि बीजेपी एक रणनीति बना चुकी है और उस रणनीति पर ही काम हो रहा है, और इसके लिए बीजेपी ने पूरा कमर कस लिया है। पूरा केंद्रीय नेतृत्व से लेकर बिहार संगठन के जो नेता हैं, सबको एक एक जिम्मेदारी दे दी गई है, उस पर काम करना है तो करना है। बिल्कुल। और बीजेपी देखिए बहुत दिनों से लगी हुई है और कहा जाता है कि बीजेपी का संगठन जो है वो 365 दिन चुनाव के मोड में रहता है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि हमारा संगठन हमेशा तैयार रहता है। तो उसी के तहत ये सब पहले से योजनाएं बन रही थी और उसको अब जबकि चुनाव एकदम सर पर है, अब 1 हफ्ते में अधिसूचना जारी हो जाएगी, तब इसको ऑपरेशन को फाइनल किया गया ताकि इसका असर और क्षेत्रों में हो और जो छूटे बिछड़े नाराज कार्यकर्ता या नेता हैं जो दूर हट गए हैं किसी वजह से, उन सब से व्यक्तिगत तौर पर भी पार्टी के नेता संपर्क कर रहे हैं। जो उस इलाके के प्रभारी बनाए गए हैं वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और भाजपा के और जो संगठन हैं वो भी इस काम में लगे हुए हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं आम आदमियों के लिए, उसका प्रचार किया जा रहा है। पूरे एनडीए के कार्यकर्ताओं को निर्देश है कि घर घर जाकर आप संपर्क कीजिए। और उसी के तहत धर्मेंद्र प्रधान जब पटना आए थे पहली बार अभी प्रभारी बनने के बाद, तो उन्होंने दीघा विधानसभा क्षेत्र में कई मोहल्लों में जाकर घर घर लोगों से बातचीत की, फीडबैक लिया और योजनाओं की, सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। तो उसी तर्ज पर अब आगे बढ़ेगी एनडीए। और आपको लगता है कि बीजेपी जिस तरीके की तैयारी कर रही है वो बिहार के 2025 के चुनाव को सबसे ज्यादा तवज्जो दे रही है अभी बिहार के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसमें, और ये केवल मतलब हवाबाजी में नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर? नहीं, ये मजबूरी भी है। मजबूरी इसलिए है कि प्रशांत किशोर और उनकी जन सुराज ने सबकी नाक में दम कर रखा है, और अगर थोड़ी सी भी कहीं कोई गड़बड़ी रही, कोई मिस्टेक हुआ, तो फिर सत्ता से दूर होना पड़ेगा एनडीए को। तो एनडीए के लिए सत्ता में बने रहने की चुनौती अभी है, और कैसे प्रशांत किशोर को न्यूट्रलाइज किया जाए, उसका प्रभाव कम किया जाए, उसकी कोशिश हो रही है। मगर प्रशांत किशोर बहुत आक्रामक मूड में है। नई तरह की राजनीति उन्होंने बिहार में शुरू की है और इससे दोनों गठबंधन परेशान है। सिर्फ एनडीए नहीं, महागठबंधन भी उतनी ही बुरी तरह से परेशान है जितना एनडीए परेशान है। और वो लगातार मंत्रियों के खिलाफ
एक से एक घोटाले और रहस्योद्घाटन कर रहे हैं, उसको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तो इसको कैसे पाटा जाए और जो एक वो असर अपना दिखला रहे हैं उस असर को कैसे कम किया जाए, इसकी रणनीतियां बन रही है और अगले चरण में उसको पार्टी इंप्लीमेंट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे पावर स्टार भोजपुरी के पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात को लेकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी पवन सिंह की आज मुलाकात हुई, भेंट हुई, और जिस तरीके से ये मुलाकात हुई है वो बहुत कुछ बयां कर रही है कि पवन सिंह जो है और उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो एनडीए के लिए किस प्रकार की जरूरत है। दोनों की दुश्मनी एनडीए को कितना नुकसान दे सकती थी। लोकसभा में एनडीए ने इस चीज को देख लिया और अब चुनाव के समय वो दुश्मनी दोस्ती में बदलने की कोशिश की गई है। उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह की मुलाकात हुई, आशीर्वाद मिल गया है। अब आशीर्वाद मिलने के बाद अमित शाह से भी पवन सिंह की मुलाकात हुई। ऐसे में नजरें हर किसी की इस पर टिकी हुई है कि क्या पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर पार्टी के लिए कैंपेनिंग करेंगे। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने से मगध और शाहाबाद में एनडीए को कितना फायदा हो पाएगा। अब ये फायदा वाली जो बात है वो तो चुनाव के बाद रिजल्ट में पता चलेगा। बन रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।